हम EMRS स्पेशल क्लास चला रहे हैं जिसमें अभी हम पेडागोजी के या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लो आप EMRS एग्ज़ाम के लिए 40 क्वेश्चन के हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर के जो है क्वेश्चन आने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, लेकिन हम 20-20 के आप मान सकते हो 2 सेट कर रहे हैं ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सको। वैसे ही यदि हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी हमने कंप्लीट करवा दी है, चाहे हम थ्योरी की बात करें चाहे NEP की बात करें, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट है। और ये आपका जो मॉक टेस्ट है वो पार्ट 3 है। मतलब यदि आप दो सेट मानते हो ना, 2 सेट मानते हो तो आपके 6 सेट आज कंप्लीट हो जाएंगे, आप ये सोच सकते हो। ओके, तो अभी हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने जो है चैप्टर वाइज भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आपको पता है कि KBS में भी लगभग यही सिलेबस है, तो KBS के लिए भी ये वीडियो आपकी महत्वपूर्ण है। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति का अंतिम आकार खालिस्तान द्वारा लगभग मापा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि हम इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं कि यदि कोई क्वेश्चन है तो उसके जो राइट ऑप्शन है वो तो डिटेल में हम डिस्कस करते ही हैं, जो नहीं है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको भी देखते हैं हम कि ये 3 क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं। और इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप बहुत ज़्यादा सीखोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको मैं आपको कहता हूँ कि आप ना वीडियो को रोकें, पॉज करें और फिर खुद से जवाब ढूंढें, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए कितने ही क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं, आप खुद कितने ही कर लें, लेकिन नए क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और ये कब डेवलप होंगे? आपकी सोच जब डेवलप होगी। तो आपको पहले खुद आंसर देना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। ओके, तो देखते हैं। एक व्यक्ति का अंतिम आकार खालिस्तान द्वारा लगभग मापा जा सकता है। ओके, कलाइयों की हड्डियों के एक्सरे द्वारा, जन्म पर बालक की लंबाई, आंखों का रंग, वह आयु जिस पर वह बोलता है। तो किस प्रकार से आप माप सकते हो? तो एक व्यक्ति का अंतिम आकार जो है ना, कलाई की हड्डियों के एक्सरे द्वारा मापा जाता है। ओके, अंतिम आकार जो है, एक व्यक्ति का अंतिम आकार किससे मापते हैं? कलाई की हड्डियों के एक्सरे द्वारा। उससे पता चल जाता है कि एक व्यक्ति का अंतिम आकार जो है, लास्ट जब बढ़ा है ना, वो जब शारीरिक विकास उसका लास्ट तक हुआ है, लास्ट स्टेज तक हुआ है, उसका आकार की बात कर रहे हैं, ठीक है? जन्म पर बालक की लंबाई नहीं, लंबाई में आप देखते हो कि कई बच्चे बहुत छोटे रह जाते हैं, कई बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर भी उनकी हाइट बढ़ती है, 21-22 साल तक बढ़ती है कई बच्चों की हाइट। ओके, तो हम कुछ कह नहीं सकते। मिनिमम हाइट लड़कों की जो है आप 20 मान सकते हो, 20 से 21 साल तक बढ़ती है, और जो लड़कियों की हाइट है वो कम से कम 18, ठीक है, 18-19 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 19 तक बढ़ती है। ओके, तो आंखों का रंग नहीं, आंख तो आपकी जन्म से लेकर आप जब तक जीते हो तब तक आपकी आंख का आकार नहीं बढ़ता है, ये भी आपको पता होगा। वह आयु जिस पर वह बोलता है, नहीं। ओके, उसके बोलने से हम नहीं मान सकते ना, क्योंकि वो गलत भी बोल सकता है, इसलिए उसका आकार कहाँ से नापते हैं? कलाई की हड्डियों के एक्सरे के द्वारा। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। 14 दिनों की अवधि तक जन्म की खालिस्तान अवधि कहते हैं। 14 दिनों की अवधि तक जन्म की आप खालिस्तान अवधि कहते हो। देखिए, जब मैंने आपको बाल विकास सबसे फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था ना मैंने आपको तो अब आप लोगों को लगेगा कि ये तो चैप्टर में है ही नहीं हमारे, तो NEP में जाके देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसके हिसाब से हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, वो जो चैप्टर है ना आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, ECCE, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। ओके, तो देखते हैं। अब 14 दिनों की अवधि तक जन्म की खालिस्तान अवधि कहते हैं। तो वहां पे मैंने डिटेल में बताया था, डिटेल में देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हो। उसे हम क्या कहते हैं? नवजात। भ्रूण किसे कहते हैं? ये आपको पता है, गर्भावस्था में जब रहता है, जननी अवस्था या पूर्व गर्भधारण अवस्था, नहीं। ओके, तो आपको पता होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। मानव के निषेचित जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो आपको पता होगा ये भी। ओके, तो इसका आंसर जो है, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, ठीक है? फैक्ट में जो होता है वही होता है, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? C नंबर। ओके, 36 होते हैं, तो आपको याद रखना है। ये बायो वाले जो होंगे उनको पता होगा। बच्चों में क्रोधावेश चर्म पर कब होता है? क्रोध जो है वो कब चर्म पर होता है उनका? तो
आपको पता है, मध्य विद्यालयी वर्ष में, उच्च विद्यालयी वर्ष में, पूर्व विद्यालयी वर्ष में या उक्त में से कोई नहीं। आप कब बता सकते हो कि उनका जो क्रोध है वो चरम पर होता है, मतलब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना क्रोध आ जाता है उनको। तो देखते हैं कब आता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्व विद्यालयी वर्ष, ठीक है, पूर्व विद्यालयी वर्ष में उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध उनका जो है चरम पर होता है, ठीक है। तो विद्यालय के पूर्व अवस्था जो कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर, 5th नंबर, एक बालक में क्रोध की इनमें से कौन सी अभिव्यक्तियां बालक के भीतर रहती हैं। ओके सॉरी, एक बालक में क्रोध की इनमें से कौन सी अभिव्यक्तियां बालक के भीतर रहती हैं। तो आवेगशील, रोधक, आवेगशील और रोधक दोनों, और प्रतिकृष्टि। ओके, तो एक बालक में क्रोध की इनमें से कौन सी अभिव्यक्तियां बालक के भीतर रहती हैं। तो आवेगशील भी रहता है और रोधक भी। तो आवेगशील और रोधक दोनों, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, वह न्यूनतम आयु जिसमें एक बालक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति स्नेह दर्शाता है। तो 6वें का आंसर क्या होगा। देखिए, 1 माह तक, 4 माह तक उसे कुछ भी ध्यान नहीं होता है, उसकी मिनिमम एज हम कहें, ठीक है, विशेष के प्रति स्नेह दर्शाने की, तो वो कब की रहती है, उसके 6 माह की। ओके, वह न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु कब की है, 6 माह, 6 मंथ की। ओके, 6 मंथ से वो है व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम दर्शाने लगता है। ओके, तो 6 माह की उम्र से। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चों में समान आयु के प्रतिभावान बच्चों की अपेक्षा भावनात्मक नियंत्रण होता है। निम्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चे, मतलब जिनका बौद्धिक स्तर अच्छा नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि मंद बुद्धि, ये वर्ड यूज नहीं करते हैं लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो जो कम मतलब समझते हैं, ओके, जिनकी बुद्धि स्तर, अब कैसे नापते हैं हम बौद्धिक स्तर, आपको पता होगा, आईक्यू कैसे निकालते हैं। ओके, अब वहाँ से हम बोल रहे हैं कि उस हिसाब से बच्चों में समान आयु के प्रतिभावान बच्चों की अपेक्षा खालिस्तान भावनात्मक नियंत्रण होता है। उच्चतर होता है, चौड़ा होता है, बड़ा होता है, या निम्नतर होता है। सीधी सी बात है, ये तो इजी आंसर है आपका, निम्नतर होता है। ओके, जिनका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा उनकी भावनात्मक नियंत्रण, ठीक है, उनकी भावनाओं पे नियंत्रण रहेगा उनका। लेकिन जो बौद्धिक स्तर से कमजोर होते हैं या फिर मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, हम कह सकते हैं उनके भावनात्मक नियंत्रण निम्नतर होता है, सबसे कम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। बालक सामाजिक जन्मते हैं, बालक सामाजिक नहीं जन्मते हैं, बालक संपूर्ण परिवार के प्रति सामाजिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। बालक सामाजिक जन्मते हैं, बालक सामाजिक नहीं जन्मते हैं, बालक संपूर्ण परिवार के प्रति सामाजिक जन्मते हैं, या बालक माता के प्रति सामाजिक जन्मते हैं। तो सबसे पहली बात ना, आप इजीली आंसर इसका दे सकते हो। बताइए मुझे, सामाजिक जो है बच्चे जन्म से सामाजिक होते हैं या फिर सामाजिक जो है डेवलप होता है समय के साथ। ओके, तो सामाजिक होने का, सामाजिकता का विकास होता है उनमें जन्म से। इस चीज़, ये जन्म से अंदर नहीं आता उनके, इसलिए ना तो वो अपने परिवार के प्रति, ना तो वो अपने माता के प्रति, ठीक है, बच्चे जो जन्मते हैं ना, वो पहली बात सामाजिक होते ही नहीं हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बालक सामाजिक नहीं जन्मते हैं। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है आपका, तात्विक अवस्था में एक विद्यार्थी में ज्ञान के पहलू निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्यांकित किए जा सकते हैं। देखिए, तात्विक अवस्था क्या होती है, अवस्था के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया, बहुत डिटेल में बताया है। आप बाल विकास का जो चैप्टर पढ़ा है ना मैंने, फर्स्ट ही वीडियो आप देखोगे जाके मेरी, तो आपको दिख जाएगा। ओके, तो देखिए, उनकी ना लिखित परीक्षाएं नहीं ली जा सकती हैं। समूह चर्चा, जे भी उस लेवल पे बच्चे नहीं आते कि समूह चर्चा कर सकें, उनसे व्यवहारिक परीक्षा ली जाती है। व्यवहारिक परीक्षा मतलब वातावरण से संबंधित की, आप बताओ कि आपके आसपास कितने फूल हैं, ओके, कौन कौन से कलर के फूल हैं या कौन कौन से फूल हैं उनके नाम बताओ। ओके, तो वाद विवाद भी उनके अंदर नहीं आ पाता, तो उस अवस्था में सिर्फ व्यवहारिक परीक्षा ली जाती है। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि तात्विक अवस्था में एक विद्यार्थी में ज्ञान के पहलू निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्यांकित किए जाते हैं, तो व्यवहारिक परीक्षा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
इनमें से किस प्रकार की समस्याएं बच्चों के माता पिता तक कभी भी पहुंचाई जा सकती हैं? ओके, तो आपको पॉज करना है और खुद से आंसर देना पहले, ठीक है। इनमें से किस प्रकार की समस्याएं बच्चों के माता पिता तक कभी भी पहुंचाई जा सकती हैं? तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया का संप्रेषण, ओके, या विद्यार्थियों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया का संप्रेषण, या विद्यार्थी के निष्पादन पर प्रतिक्रिया सॉरी प्रतिक्रिया का संप्रेषण, या विद्यालय नीतियों का संप्रेषण। ओके, संप्रेषण का मतलब आप समझते हो, कम्युनिकेशन एक प्रकार से बोल सकते हैं हम। तो इनमें से किस प्रकार की समस्याएं बच्चों के माता पिता तक कभी भी पहुंचाई जा सकती हैं? तो विद्यार्थियों की आवश्यकता की प्रतिक्रिया का संप्रेषण, ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया का संप्रेषण जो है वो कभी भी पहुंचाया जा सकता है। ओके, लेकिन उनके व्यवहार पर प्रतिक्रिया का संप्रेषण की बात करें, या विद्यार्थी के निष्पादन पर प्रतिक्रिया का संप्रेषण, या विद्यालय नीतियों का संप्रेषण, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया का संप्रेषण। मान के चलिए उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता ये है कि देखिए, जैसे इनमें आप खुद क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, इनमें से किस प्रकार की समस्याएं बच्चों के माता पिता तक कभी भी पहुंचाई जा सकती हैं। अब मान के चलिए विद्यार्थी के व्यवहार पर प्रतिक्रिया का संप्रेषण। अब आप व्यवहार को देखा जाए उनका, तो व्यवहार किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्यवहार उसके वातावरण, उसके माता पिता, सबके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये रहती है कि शिक्षक ही उस पर सुधार करने की कोशिश करें, तो ये सीधी बात उन पर नहीं पहुंचाई जाएगी। पहले शिक्षक देखेंगे कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, तो ये कभी भी पहुंचाई जा सकने वाली जो है ये प्रतिक्रिया नहीं है। ओके, अब तो एक ही बस्ती आपकी विद्यार्थी की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया का संप्रेषण। और आवश्यकता की बात करें, मान के चलिए उनकी आवश्यकता क्या है? कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, या फिर कहना चाहिए शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कभी भी उनके माता पिता तक ये बात पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर। और आप और डिटेल में समझ सकते हो आप खुद से सोच के। आप जितना खुद से सोचोगे, जितना खुद से क्रॉस क्वेश्चन करोगे, और जो भी आपको दिक्कत जाती है आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तात्विक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाएं शामिल होनी चाहिए? ओके, बालक का परिवेश, स्वास्थ्य और स्वच्छता, विश्व विज्ञान, प्रदूषण संबंधी विषय, या पादप और जंतु विज्ञान की पर्यावरण के साथ स्थिति की बात करें तो तात्विक स्तर क्या होता है? तात्विक स्तर का अर्थ होता है आपका जब प्राथमिक कक्षा में जब प्रवेश लेता है ना, प्राथमिक कक्षा में जस्ट प्रवेश लिया, उसी को हम तात्विक स्तर बोलते हैं। ओके, पहले शायद मैंने आपको नहीं बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है। तो देखिए, प्राथमिक क्लास में इंटरव्यू हुआ है बच्चा, तो बालक को किस बारे में बताना चाहिए? विज्ञान के बारे में, प्रदूषण संबंधी विषय, बालक का परिवेश, स्वास्थ्य और स्वच्छता, या पादप और जंतु जीवन की पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रियाएं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा लेवल का हो गया। ये वो जब 5वीं में आएगा तब पढ़ेगा, इसको भी वो थोड़ी चीज़ों को जानेगा ना, तब पढ़ेगा वो परिवेश के बारे में। अब परिवेश में, वातावरण में आपके, ठीक है, तो सिंपल सी मैं बात कहूँ, बालक सबसे पहले क्या करेगा? जब तात्विक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना शामिल होनी चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? व्यवहारिक। तो वहीं व्यवहारिक रूप से उसे शिक्षा दी जानी चाहिए कि व्यवहारिक परीक्षा ली जानी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था ना। तो देखिए, बालक का परिवेश जो होता है, बालक का परिवेश के आसपास का जो परिवेश है, पर्यावरण है, पहले उसका ज्ञान हो, स्वास्थ्य का ज्ञान हो, स्वच्छता का ज्ञान हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, और उसके लेवल के अकॉर्डिंग यही चीज़ें हैं जो उसे ज्ञान होना चाहिए। फिर वो जैसे जैसे आयु उसकी बढ़ेगी, बड़ी क्लास में जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसे पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम स्कोर में न्यूनतम स्कोर घटाकर अनुसंधानकर्ता क्या निर्धारित करने में सक्षम हो जाते हैं? तो देखिए, जे आपने सांख्यिकी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दे देता हूँ आपको कि देखिए, इस टाइप से रहता है 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, ठीक है। इस टाइप की आपने सांख्यिकी पढ़ी होगी, जिसमें यहाँ
आयु एज को बता रहा है मान के चलिए, ठीक है, कि यहाँ पे 10 से 20 तक की एज वाले कितने लड़के हैं, 12 लड़के हैं, ओके, इस टाइप से, या फिर और दूसरे तरीके से रहता है, ओके, तो ये रहता है। तो इसको यहाँ पर क्या होता है, उच्चतम स्कोर में से जब न्यूनतम स्कोर घटाकर अनुसंधानकर्ता क्या निर्धारित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो स्कोर की रेंज निर्धारण करते हैं उच्चतर स्कोर में से। जैसे देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, नॉर्मलाइजेशन जो है ना सेम इसके ऊपर होता है, स्कोर की रेंज के ऊपर, ओके, तो थोड़ा सा और फॉर्मूला में उसका इंप्रूवमेंट किया जाता है, लेकिन होता यही है, तो आपको याद रखना है, ओके। और ये जो है ना आपको पता भी होना चाहिए इस बारे में। लेकिन देखिए जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, जब हम सांख्यिकी एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना पूरा सांख्यिकी के बारे में कि उसकी माध्यिका क्या होती है, माध्यम क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब जैसे 12 12 13 14 फिर 12 आ गया, तो 12 12 12 3 बार आया ना, तो बहुलक क्या होगा 12, ओके। विचलन, माध्य विचलन क्या होगा, तो बहुलक में से घटाते चलेंगे, ठीक है, तो माध्य निकाल के उसका विचलन निकालेंगे कि ये कितना विचलित है माध्य से, तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इतनी बात आपको पता है कि इस उच्चतम स्कोर में से जब न्यूनतम स्कोर घटाकर अनुसंधानकर्ता क्या निर्धारित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो स्कोर की स्कोर की रेंज। अब नेक्स्ट देखते हैं, अवांछित भावनात्मक लक्षण उन बच्चों में पाया जाना सामान्य है जिनके अभिभावक उनके प्रति खालिस्तान हैं। अवांछित भावनात्मक लक्षण उन बच्चों में पाया जाना सामान्य है जिनके अभिभावक उनके प्रति, इजी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार समझना है आपको, तो आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए अवांछित भावनात्मक लक्षण मतलब जो वांछित ना हो, उनके जो भावनात्मक लक्षण हैं वो वांछित ना हो, उन बच्चों में पाया जाना सामान्य है, ठीक है। समानता उन बच्चों पे पाया जाता है, आप कह सकते हो, जिनके अभिभावक ना लापरवाह होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो अब भावनात्मक लक्षण मतलब आप समझते होंगे, जो मैंने बहुत बार आपको बताया, संवेग बताया, भावनाओं के बारे में बताया, ठीक है। देखभालकारी तो नहीं, ये नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं। प्रोत्साहक होते तो उनमें अवांछित भावनात्मक लक्षण होते ही नहीं, ठीक है। तो लापरवाह कह सकते हैं हम। तो राइट आंसर क्या होगा, लापरवाह। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम बनाते समय प्रणालीगत रूप से पर्यवेक्षण हेतु पर्यावरण सुरक्षा को सीखने और इसके प्रति वास्तविक चिंता के लिए प्रेरित करने में कौन से पहलू शामिल किए जाने आवश्यक हैं। ओके, देखिए पर्यावरण शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम बनाते समय, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के लिए आपको एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, तो प्रणालीगत रूप से पर्यवेक्षण हेतु, परीक्षा लेने हेतु पर्यावरण सुरक्षा को सीखने और इसके प्रति वास्तविक चिंता के लिए प्रेरित करने में कौन सा पहलू शामिल किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण के बारे में अध्ययन, पर्यावरण के माध्यम से अध्ययन, पर्यावरण के माध्यम से अध्ययन, सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे और कुछ भी रहा होगा, है ना, और या उक्त सभी। तो देखिए सबसे पहली बात है कौन से पहलू शामिल किए जाने आवश्यक हैं, तो पर्यावरण के बारे में अध्ययन, स्वाभाविक सी बात है। पर्यावरण के माध्यम से अध्ययन, ये भी, तो आपका तीसरा भी और कुछ होता तो उक्त सभी जो है आपके राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, 1, 2, 3 वर्ष का बालक इनमें से क्या दर्शाता है। सुगठित वाक्यों में बात करता है, बिल्कुल भी नहीं। 2, 3 वर्ष का बालक करता है क्या, 10 सामान्य शब्द पढ़ता है, अपना नाम बोलता है, या धारा प्रवाह और स्पष्ट बोलता है। ये भी रॉन्ग हो गया। अब 2 में से आपको देखना होता है कि क्या आएगा। ओके, तो 1, 2, 3 वर्ष का बालक इनमें से क्या दर्शाता है। सुगठित बालक वाक्यों में बात करता है, धारा प्रवाह और स्पष्ट बोलता है, या फिर 10 सामान्य शब्द पढ़ता है, या अपना नाम बोलता है। ठीक है, तो आपको इसका, अब मैंने एलिमिनेट कर दिया, आपको इसका आंसर बताना है। ओके, कि क्या होगा 2 में से। ठीक है, तो ये आपका, आप कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि नहीं बनता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि अपने आसपास में देखिए आप और खुद सोचिए कि क्या होता होगा कि 2, 3 वर्ष का बालक जो है इनमें से क्या दर्शाता है। धारा प्रवाह और स्पष्ट बोलता है। ओके, मान के चलिए मैं एलिमिनेट भी नहीं करता हूँ, तो आपको बताना है। ओके, हो सकता है कि मैंने जो एलिमिनेट किया वो भी हो सकता है आंसर, तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। ओके, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, एक अनुसंधान की परिकल्पना सामान्यतः शून्य परिकल्पना में बदल जाती है।
एक अनुसंधान की परिकल्पना सामान्यतः, परिकल्पना मतलब इमेजिन आप कह सकते हो, कल्पना कह सकते हो, शून्य परिकल्पना में बदल जाती है। ओके, तो 16वें का आंसर आपको पॉज करना और खुद सोचना है क्या बता सकते हो। यह सुरक्षित है इसलिए। ओके, इसका सांख्यिकीय रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता। यह एक सामान्य कथन है या एक स्पष्ट कथन है। तो यहाँ पे कथन की बात नहीं हो रही है। एक अनुसंधान की परिकल्पना सामान्यतया शून्य परिकल्पना में बदल जाती है। तो जब शून्य में बदल गई ना, और अनुसंधान वाली बात मैंने पहले भी किया था, मतलब सांख्यिकी से रिलेटेड बात हो रही है, तो सांख्यिकी से रिलेटेड बात हो रही है, तो आप 3 तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। आपका राइट आंसर यही होगा। ओके, तो इसका सांख्यिकीय रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शून्य हो जाती है। इसकी परिकल्पना सामान्यतः शून्य परिकल्पना में बदल जाती है इसलिए। ओके, तो शून्य हो गया तो उसका आप गणना कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह सीखने में आसान होता है, आसान बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह बौद्धिक को प्राकृतिक वातावरण सीखने में मदद करता है या रिलेट करता है हम कह सकते हैं। ओके, तो सॉरी, आपको सही आंसर बताना है। अब देखिए, आप खुद एक बार सोचिएगा, मातृभाषा में कोई बच्चा पढ़ रहा है प्राथमिक स्तर पे, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है। देखिए, आत्मविश्वास कैसे विकसित कर सकता है? जब बच्चा खुद पहले भी वही चीज़ पढ़ रहा था और अब भी वही चीज़ पढ़ रहा है, तो इससे आत्मविश्वास विकसित होगा। लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है, जब हम कहें कि बच्चे को यदि हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं और अभी तक उसने इंग्लिश पढ़ा नहीं है, बच्चा मातृभाषा में जानता है, लेकिन हम जब इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते फिर मातृभाषा में पढ़ाने लगे, तो उसका आत्मविश्वास विकसित होगा, ना कि इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते या मातृभाषा पढ़ाते पढ़ाते। ओके, तो स्टार्टिंग इससे करेंगे तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये सीखने में आसान बनाता है, बिल्कुल। यह बौद्धिक विकास में सहायक है, ये भी सही है। यह बौद्धिक को प्राकृतिक वातावरण सीखने में मदद करता है, तो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण की बात करें हम, वो जहाँ रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, वहाँ पे कैसा है, मातृभाषा बोली जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यह बौद्धिक को प्राकृतिक वातावरण से सीखने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, श्याम पट पर लिखते समय महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी हस्तलिपि, लिखावट में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लेखन, छोटे अक्षरों में लेखन। ओके, तो 18वें का बिल्कुल इजी आंसर है, क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपके हिसाब से आप क्या बता सकते हो? देखिए, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी हस्तलिपि होनी चाहिए, बिल्कुल। लिखावट में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लेखन, छोटे अक्षरों में लेखन। तो माध्यम अक्षरों में, ना तो ज़्यादा बड़े हों ना तो ज़्यादा छोटे हों, तो ये रॉन्ग हो गए आपके। ठीक है, लिखावट में स्पष्टता हो मतलब सारी चीज़ें, ये दोनों ही शामिल हो गए। ओके, मतलब बड़े अक्षर में लेखन मतलब पीछे वाले को भी अच्छे से दिखाई दे और सामने वाले भी इरिटेट ना हो, इसका मतलब ये है। अच्छी हस्तलिपि का भी मतलब यही है कि बच्चा यदि अच्छे से देख पा रहा है, लिखावट में स्पष्टता है, तो ये भी चीज़ इसमें शामिल हो गई। इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव आंसर देखना है आपको। पेडागोजी में ऐसा ही मिलेगा कि आपको लगभग 3, कभी कभी चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, बस आपको एलिमिनेट करना है और इसका आंसर बताना है। ओके, गृह कार्य देने का फायदा है कि विद्यार्थी घर में हमेशा व्यस्त रहते हैं, घर पर पढ़ाई करते हैं, प्रगति के लिए जांच की जा सकती है या स्व अध्ययन की आदत को विकसित कर सकता है। तो 1900 का नंबर क्या आएगा? देखिए, इफेक्टिव आंसर बताना है, घर में हमेशा व्यस्त रहते हैं, नहीं ये नहीं, घर में पढ़ाई करते हैं, गृह कार्य देने के फायदे क्या हैं कि घर में भी पढ़ाई करते हैं, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। प्रगति के लिए जांच की जा सकती है, बिल्कुल। स्व अध्ययन की आदत को विकसित कर सकता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर ये होगा आपका। जो आप क्वेश्चन देते हो, क्या वो आंसर उनको पहले से बता देते हो? नहीं बताते, तो उनमें स्व अध्ययन की आदत डाल रहे हो आप, ताकि वो उस चीज़ में गहन भी अध्ययन करे और इस चीज़ के बारे में वो ढूंढे, खुद अध्ययन करे। तो इस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्टिव आंसर क्या होगा? स्व अध्ययन की आदतों को विकसित कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपके विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? ओके, आपके विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? सिर्फ मेला देखना, उत्सव में भाग लेना, कुछ बेचने के लिए एक दुकान लेना, या आगंतुकों को मुफ्त जल वितरित करना? तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ मेला देखना या उत्सव में भाग लेना। तो दीपावली का मेला है मतलब उत्सव है, उत्सव का मेला है, तो आपको इसमें शामिल होना है।
ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? उत्सव में भाग लेना। सिर्फ मेला देखना ये नहीं, केवल आ जाए कहीं पे या सिर्फ आ जाए, भले ही कितना ही इफेक्टिव आंसर लगे आपको, वो रॉन्ग ही होगा। ये आपको याद रखना है, कोड वर्ड हमेशा एलिमिनेट करना है इनको। नेगेटिव कोई भी आ जाता है तो 99% चांसेस हैं कि वो गलत ही होगा आपका। ओके, कुछ बेचने के लिए एक दुकान लेना, रॉन्ग है ये भी। आगंतुकों को मुफ्त जल वितरित करना, तो ये भी संभव नहीं है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? उत्सव में भाग लेना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ रहे तो आप क्या करेंगे? घर में ट्यूशन पढ़ाना। ओके, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है घर पर रहना, कोई दूसरी नौकरी लेना, शिक्षण के लिए लगातार आवेदन करता रहूंगा। तो ये भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके हिसाब से आप क्या करोगे। ओके, 21वें का तो सबके अलग अलग हो सकते हैं ना, तो आपको बताना है ये वाला आंसर। देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। तो देखिए एनईपी में इसके बारे में दिया हुआ था, इसलिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, और जो भी हमारे आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे आपके, वो भी महत्वपूर्ण है, उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा आने वाले सेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22वें का ए नंबर। 1961 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। कब? 1961 में। नेक्स्ट देखते हैं हम, कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए श्यामपट्ट का उपयोग। देखिए कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगाए मतलब कि इंटरेस्ट डेवलप करना उनके अंदर। तो इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो आप, तो क्या करना चाहिए आपको? ओके, क्योंकि बच्चों का मन जो है विचलित होता है। एक, यदि आप कंसंट्रेट करोगे तो वो अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो कई बच्चे का ध्यान कहीं और चला जाएगा। अब मान के चलिए आप क्या करते रहें कि उनका ध्यान कहीं ना भटके। ओके, तो श्यामपट्ट का उपयोग, चर्चा करना, कहानियां सुनाना या प्रश्न पूछना। तो इफेक्टिव आंसर क्या होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो श्यामपट्ट का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं। आप श्यामपट्ट में कुछ लिख रहे होगे और वो उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो बीच में इच्छा जगाए रखने के लिए, इच्छा जगाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? चर्चा करनी पड़ेगी उनसे। बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। कहानी सुनाना ये नहीं हो सकता, सिर्फ सुनेंगे वो। ओके, प्रश्न पूछना, तो इसमें जो है प्रश्न पूछेंगे वो, तो उसमें चर्चा भी आपकी शामिल हो रही है ना। तो प्रश्न पूछना, एक दूसरे से प्रश्न पूछना, या बच्चे शिक्षक छात्रों से पूछे तो कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए प्रश्न पूछना, ताकि वो ना अच्छे से ध्यान दें। ओके, तो ये होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? बच्चों को मदद करने की। अब ये भी आपके हिसाब से आपको सोचना है कि आप क्या करते हैं। यदि आप की सबसे कौन सी दक्षता शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, आपके लिए कौन सी दक्षता जो है सबसे अधिक आवश्यक है आपके लिए, तो आपको खुद सोचना है इसके लिए, है ना। तो देखते हैं हम, बच्चों को मदद करने की योग्यता और पूरे पाठ्यक्रम को समझाना, हो सकता है ये भी। बच्चों को मदद करने की योग्यता और सभी कार्यों का निष्पादन, ये भी हो सकता है। पाठ्यक्रम में से संबंधित क्रियाकलाप करवाने की योग्यता, या बच्चों को पाठ्यक्रम पर उनके अपने विचारों में मदद करने की योग्यता। तो कौन सी दक्षता शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? तो ये, ठीक है। अब देखिए, मदद करने की योग्यता और पूरे पाठ्यक्रम को समझाना, ये भी इस चीज़ में आपका शामिल हो जाता है कि बच्चों को पाठ्यक्रम पर उनके अपने विचारों में मदद करने की योग्यता। तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर देखना होता है हमें, तो बच्चों को पाठ्यक्रम पर उनके अपने विचारों में मदद करने की योग्यता। एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कक्षा में अनुशासन कायम रखना, कक्षा में समयनिष्ठ होना, छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना, अच्छा वक्ता होना। तो देखिए, कक्षा में अनुशासन कायम करना, तो बहुत से शिक्षक कायम कर सकते हैं अनुशासन। ओके, अनुशासन कायम करना, जो शिक्षक जो है बच्चे डरते हैं उनसे, तो ऑटोमेटिक अनुशासन होता है, तो ये डरना वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिव आंसर बताने में, कक्षा में समयनिष्ठ होना। ओके, समयनिष्ठ मतलब समय से आना, समय से जाना, समय से चीज़ें कवर करनी, या छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना। तो सबसे इफेक्टिव आंसर ये है आपका। ओके, अच्छा वक्ता होना ये भी है, पर इफेक्टिव आंसर बताना है हमें, क्योंकि आपको देखिए चारों ऑप्शन में कई कंडीशन ऐसी होगी कि चारों सही होंगे, लेकिन आपको बताने की इफेक्टिव आंसर कौन सा होगा, ज़्यादा बेटर आंसर कौन सा होगा। ओके, तो छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यों एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है?
ठीक है, आपके हिसाब से आप क्यों पूछोगे प्रश्न, तो आपको अपने से रिलेट करके बताना है। तो क्यों एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, तो इसका राइट आंसर बताना आपको। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए या पढ़ाई के लिए। आपने बीएड किया होगा और यदि आपने क्लासेस लगाई होंगी तो आपको सिर्फ एक बात पता होगी कि जाते हैं हम तो आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्किल को फॉलो करना होता है आपको। इंट्रोडक्शन स्किल में आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। ओके, इसका आंसर ये है। और आपको मैंने एग्जाम्पल से भी बता दिया। एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक है। एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक क्या है? एक स्कूल की बुनियादी सुविधाएं, अध्ययन कक्ष की पद्धति, कक्षा शिक्षकों के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण और पत्राचार शिक्षा, शिक्षकों के लिए प्रोन्नति और सेवानिवृत्ति की सुविधाएं। ये मैंने एनईपी में आपको बता रखा है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। तो आपका राइट आंसर जो क्या होगा, एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो देखिए, एक बुनियादी सुविधाएं, स्कूल की बुनियादी सुविधाएं तो ये है, पर उतना इफेक्टिव नहीं है। शिक्षा की बात हो रही है। एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक क्या है, कि गुणवत्ता है वहाँ पे। तो शिक्षकों के लिए प्रोन्नति और सेवानिवृत्ति की सुविधाएं, ये बताता है कि शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक। और शिक्षकों के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण और पत्राचार शिक्षा, या फिर अध्ययन कक्ष की पद्धति, या एक स्कूल की बुनियादी सुविधाएं। तो आप एनईपी पे समझोगे तो आपको और अच्छा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी इसका आंसर देखते हैं हम। तो एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक क्या है? शिक्षकों के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण और पत्राचार शिक्षा। ओके, ये आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी आपके ये सारे ही आंसर सही हैं, अध्ययन कक्ष की पद्धति, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव आंसर बताना तो सेवा के शिक्षकों के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण और पत्राचार शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं हम। का शिक्षण अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। खालिस्तान का शिक्षण अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। तो 28वें का आंसर क्या होगा आपका? सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र। समाज विज्ञान का शिक्षण अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। अब देखिए, समाज विज्ञान में आपके इतिहास भी शामिल है, नागरिक शास्त्र भी और अर्थशास्त्र भी। तो आपका इफेक्टिव आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। नैतिक मूल्य से संबंधित इतिहास से भी कुछ सीखते हैं हम, नागरिक शास्त्र से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अर्थशास्त्र से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये समझिए जीके का भी क्वेश्चन हो गया। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये आपको याद रखना है। आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आर्य समाज जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आर्य समाज और ब्रह्म समाज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, देखिए, आप लिंक करके याद रख सकते हो, या कोई चीज़ एक याद रखोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। अब जेबी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए, और ये ज़्यादातर लोगों को याद ही होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है। भारत में, ग्रीस में, स्पार्ता में या एथेनियन में शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है। तो 31 का जो आंसर है ना, वो ग्रीस में। ओके, ग्रीस में शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में अनुसंधान के बुनियादी महत्व का कारण नहीं है? देखिए, ये जरूर पढ़ना है आपको। कभी कभी हम कारण है करके और एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे टाइम की वैसे ही हमें कमी रहती है एग्जाम में, तो हम सीधे लगा के आंसर और सीधा आगे बढ़ते हैं। तो आपको एग्जैक्ट अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है, कहीं आप गलत तो नहीं लगा रहे हो। ओके, तो आंसर देखते हैं हम, इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में अनुसंधान के बुनियादी महत्व का कारण नहीं है? बुनियादी महत्व का कारण नहीं है बताना है। तो यह ज्ञान की पुष्टि करने, प्रशिक्षण करने और मान्यता प्रदान करने करे का एक साधन है। यह नया ज्ञान बनाने का एक शक्तिशाली साधन है, या यह व्यवहारिक विज्ञान के केंद्र की और प्रतिस्थापित होता है, या शिक्षकों के समक्ष मौजूद कई समस्याओं के जवाब देती है।
निम्नलिखित में से शिक्षा में अनुसंधान के बुनियादी महत्व का कारण नहीं है बताना है आपको। नहीं है तो देखिए, नहीं है बताना है आपका, ये भी सही लग रहा है। यह ज्ञान की पुष्टि करने, प्रशिक्षण करने और मान्यता प्रदान करने का एक साधन है, बिल्कुल है। एक यह नया ज्ञान बनाने का एक शक्तिशाली साधन है, बिल्कुल। शिक्षा में अनुसंधान जो है उसका बुनियादी महत्व देख रहे हैं, जो है उनको राइट टिक कर रहा हूँ मैं, जो नहीं है उसे देखेंगे। यह व्यवहारिक विज्ञानों के केंद्र की ओर प्रतिस्थापित करता है, यह प्रतिस्थापित होता है, यह व्यवहारिक विज्ञानों के केंद्र की ओर प्रतिस्थापित होता है। ओके, यह शिक्षकों के समक्ष मौजूद कई समस्याओं के जवाब देती है। तो शिक्षा में अनुसंधान में आपका राइट आंसर ये भी है। ओके, तो आपका नहीं है बताना है ना, तो नहीं है का आंसर ये होगा। देखिए, अनुसंधान की बात हो रही है, अनुसंधान के बुनियादी महत्व की बात हो रही है, तो यहाँ व्यवहारिक विज्ञानों के केंद्र की ओर प्रतिस्थापित होता है, ये आपका कारण नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में अनुसंधान के बुनियादी महत्व का कारण नहीं है बताना है ना। तो यह ज्ञान की पुष्टि करने, प्रशिक्षण करने और मान्यता प्रदान करने, ये भी देखिए अनुसंधान की बात हो रही है, इसमें प्रोजेक्ट भी शामिल होगा आपका। तो यह नया ज्ञान बनाने का एक शक्तिशाली साधन है, ये भी राइट है। यह व्यवहारिक विज्ञानों के केंद्र की ओर प्रतिस्थापित होता है। ओके, यह शिक्षकों के समक्ष मौजूद कई समस्याओं के जवाब देती है। अब ये राइट आंसर आपका क्यों होगा, नहीं है बताना। अब व्यवहारिक विज्ञान की बात हो रही है, हर चीज़ व्यवहारिकता से नहीं की जा सकती, विज्ञान में खासकर, ठीक है। तो इसलिए ये व्यवहारिक विज्ञानों के केंद्र की ओर प्रतिस्थापित होता है। आपका अनुसंधान के बुनियादी महत्व का कारण नहीं है बताना, तो आपका राइट आंसर 3rd नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो एनईपी में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, डिटेल में देखोगे ना। निम्नलिखित में से कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो 33वें का आंसर, यदि मैं फास्ट लग रहा होगा तो आप एक बार और देख सकते हो पढ़ के हो, ठीक है, पॉज करके पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रयुक्त नहीं होते हैं। ओके, गतिविधि आधारित नहीं होते हैं। योजना गतिविधि आधारित है, आयोजन, गतिविधि संचालन या दोहराना। तो कौन से चरण गतिविधि आधारित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 33वें का आंसर राइट आंसर बताना है आपको। निम्न कौन से प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, प्रयुक्त नहीं होते हैं बताना, प्रयुक्त होते हैं नहीं, प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु नहीं होते हैं, तो आयोजन आपका राइट आंसर होगा। ओके, नहीं होते हैं का बात हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। शिक्षा के सिरे शिक्षा के ब्लैंक के आधार पर निर्धारित होते हैं। शिक्षा के सिरे शिक्षा के प्रणाली के आधार पर निर्धारित होते हैं, प्रक्रिया के आधार पर, स्थान के आधार पर या लक्ष्य के आधार पर। तो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई आप योजना बनाते हो, प्लान बनाते हो या आपका करिकुलम ही बनता है, हम बात करें तो उसका कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है कि जब ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है तो क्या बच्चा ग्रहण कर पाए, क्या बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट हो पाए। तो एक लक्ष्य होता है कि ये चीज़ हासिल हो जानी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, लक्ष्य होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बोलने और लिखने पर जोर निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाना चाहिए। ओके, बोलने और लिखने पर जोर निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाना चाहिए। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा या उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, प्रथम भाषा क्या होती है, द्वितीय भाषा क्या होती है, तृतीय भाषा क्या होती है। तो बोलने और लिखने पर जोर निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाना चाहिए, तो द्वितीय भाषा के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 36वें का। वृद्धि और विकास का एक आंतरिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है। आनुवांशिकता, वृद्धि और विकास का एक आंतरिक कारक। ओके, आनुवांशिकता ये भी है, नहीं है बताना है हमें, आनुवांशिकता बिल्कुल है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका परिवार कहें हम या आपके माता पिता, उनसे उन्हीं के आधार पर होता है। आनुवांशिकता की बात करें, बुद्धिमत्ता की बात करें, ठीक है, तो क्या ये आंतरिक कारक है। बुद्धिमत्ता की बात करें हम तो क्या ये आंतरिक कारक है। सामाजिक प्रकृति, ये आंतरिक कारक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बुद्धिमत्ता आपका आंतरिक कारक है,
ओके, तो आपको राइट आंसर आपने 3 चौथा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, तो राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक प्रकृति। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर मिले तो आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, और आप चाहो तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। ब्लैंक गणित अध्ययन प्रक्रिया के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकृत है। ठीक है, त्रुटियां गणित अध्ययन प्रक्रिया के आवश्यक भाग के रूप में से स्वीकृत हैं। आपको इसके साथ देखना संख्याएं हैं, परिकलन है या परिकल्पनाएं हैं। तो क्या परिकल्पनाएं आप मैथ्स में करते हो, परिकलन करते हो? तो गणित अध्ययन प्रक्रिया के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकृत है। क्या है? संख्याएं गणित अध्ययन प्रक्रिया के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकृत हैं। भारत में स्कूली प्रणाली बौद्धिक काल में खालिस्तान प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ। भारत में स्कूल प्रणाली बौद्धिक काल में, ये शायद मैंने आपको बता दिया पहले से, आपको राइट आंसर भी पता होगा। 38वें का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, गुरुकुल। किसने शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की वकालत की है? तो ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका। इसका आंसर क्या होगा? 39 नंबर का आंसर होगा आपका सर जॉन एडम। याद रखना है, किसने शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की वकालत की है? सर जॉन एडम ने। व्यक्तित्व सूची और बौद्धिक परीक्षण में अंतर है। व्यक्तित्व सूची और बौद्धिक परीक्षण में अंतर है। लंबाई का, तरीके का, सही और गलत उत्तर का, या विदेशी निर्माण का? ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व सूची और बौद्धिक परीक्षण में अंतर है। लंबाई का अंतर है? बिल्कुल भी नहीं। तरीके का अंतर है? बिल्कुल तरीके का अंतर है। व्यक्तित्व सूची और बौद्धिक परीक्षण में तरीके का अंतर हो सकता है। सही और गलत उत्तर का है या विदेशी निर्माण का है? तो आपका शायद मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए ये। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। लगभग मैं 2 आपको डेली देता हूँ, तो इसका भी बताना। आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका आंसर बता दूंगा। या डिटेल में समझना है जो भी चीज़ें आपको, या जो भी टॉपिक भी समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।